हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं और मंच पे उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हमारे गठबंधन दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित विधायक उमाशंकर अकेला जी, यहाँ उपस्थित आपके स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव जी, यहाँ उपस्थित झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य आदरणीय फागू बेसरा जी, यहाँ उपस्थित जिला के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों का चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इस बीच हम लोगों ने 23 नवंबर से ही एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और ये योजना अभी 29 तारीख को, आने वाला 29 तारीख को खत्म होगा। और इस अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का मुआयना भी कर रहे हैं। एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और ये योजना अभी 29 तारीख को, आने वाला 29 तारीख को खत्म होगा। और इस अभियान के दौरान हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का मुआयना भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। और इस जानकारी को लेने के लिए हम लोग खुद जिलों में पहुंच रहे हैं। आज इसी दौरान लगभग 5000 पूरे राज्य में शिविर 5000 पंचायतों में लगने हैं। और आज चूंकि इतना समय ना होने की वजह से अभी मात्र 18 जगह, 17 जगह ही हम पहुंच पाए हैं। ये 18वां जगह पर हम आपके बीच में आए। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अब आपके जिम्मे छोड़ दिया है हमने सब कुछ, कि आप अपना अधिकार कैसे लेंगे, योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे। इसके लिए हमने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में शिविरों को लगाकर पदाधिकारियों को भेज रखा है। जब हमारी सरकार बनी उसके पहले ही हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची के बंद कमरे से नहीं, बल्कि ये सरकार पंचायत और गांव-गांव से चलने वाला सरकार बनेगा। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं और आपकी तरफ से हम आवाज सुनना चाहते हैं कि गांव में, पंचायत में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
ये शिविर और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलिए, बहुत बढ़िया। ये शिविर हमने 2021 से शुरू किया था। 20-25 दिन की ये पूरा त्योहार का माहौल गांव-गांव में बनता है। फिर 2022 में लगाया और ये 2023 में हम लोग लगा रहे हैं। ये अभियान के माध्यम से हम गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, गांव के अंदर जो किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, सभी की जानकारी हम तक आती है। इससे पहले लोग पदाधिकारियों से जानकारी लेते थे और एयर कंडीशन कमरे में बैठकर उलूल जुलूल योजनाएं बनाते थे। जहां पानी नहीं निकलता था वहां बोरिंग कर देता था, जहां खेती नहीं वहां पर सिंचाई के लिए किनाल बना देता था। अगल बगल से बिजली का खंभा गुजरता था लेकिन उसके नीचे रहने वाला गांव को कोई बिजली नहीं मिलता था। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति थी। गरीब को अनाज नहीं मिलता था, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं। झारखंड चूंकि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, तो यहां पर सबसे अधिक जरूरी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस मामले में नतीजा ये हुआ कि रोजगार तो उपलब्ध हुआ नहीं, लेकिन रोजगार का तो 2 शिविरों के आवेदन से ये पता चला कि इसका मतलब गांव में आज भी राज अलग होने के 20 साल हो गया। जिन्होंने सरकारें चलाई उन्होंने क्या काम किया, इतना आवेदन आ गया। करोड़ करोड़ आवेदन आने लगे। इसका मतलब स्पष्ट था कि पूर्व की सरकारों ने ना ब्लॉक कार्यालय उसमें काम करता था, ना जिला कार्यालय काम करता था। लोग भटकते रहते थे लेकिन उनका काम नहीं होता था। लेकिन आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब काम और जो पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है, लाखों कर्मचारी झारखंड सरकार के हैं, आईएएस ऑफिसर से लेकर चपरासी तक, और इन कर्मचारियों को जो तनख्वाह सरकार देती है, वो तनख्वाह किस लिए देती है मालूम है? वो तनख्वाह देती है आपके सेवा करने के लिए। लेकिन बड़ा अजीब हालत है, जब सेवा किया तो इतना समस्या आया कैसे? लेकिन ये जब पता चला कि इन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथियों ने, जिन्होंने सरकार चलाई, ये लोग उन कर्मचारियों को आपके सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में उन लोगों को लगा दिया। और ये नतीजा हुआ आज गांव में इतनी समस्या और परेशानियां। आज इसीलिए कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है,
जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जा करके आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है। और जो उसका समाधान की बस की बात नहीं है, उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार जब बनाए 2000 उस समय सरकार बनते ही हम लोगों को कोरोना जैसा महामारी ढक लिया, पूरा देश दुनिया को 1.5 साल, पौने 2 साल उसने खा लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम रोजगार सब बंद, लोगों को घर से निकलना मना हो गया था। लेकिन ये जैसे कोरोना का धुंध छटने लगा, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजा में पहुंच गए और आपके इन शिविरों के माध्यम से जो आवेदन का, जो समस्याओं का जो आवेदन आया, उसका हम लोगों ने सूची बनाया। किन सूचियों में किसको कैसे कैसे काम करना है, कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, किसको आगे पीछे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस राज्य में सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में हमको चिंता करना चाहिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों के बारे में चिंता करना चाहिए, जो 80 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया है, 90 साल का हो गया है, लेकिन आज के दिन में भी वो पेंशन के लिए बाट जो हो रहा है और नतीजा कि उसके पास पेंशन नहीं होने के वजह से उसका गरीब बेटा भी उसको अपने घर में साथ नहीं रखता है। तो हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में अब कोई भी 60 साल से अधिक का उम्र का आदमी बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिबरी लगा करके या टॉर्च लगा के भी घूमोगे गांव में तो 60 साल से बुजुर्ग का कोई भी बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज इस राज्य में ऐसी स्थिति भी है, हम 18 जिलों में घूमते घूमते कई जिलों में ये खबर आई कि एक घर में एक बुजुर्ग का उम्र 90 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। उसकी मां भी है जिसकी उम्र 70 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। और तो और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, उसका बेटा को भी पेंशन मिलता है। एक घर में 3-3 लोग पेंशन लेते हैं। और तो और अगर उस बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फूले योजना मिल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जो सरकार की कोई ना कोई योजना हम नहीं दे रहे हैं। ये राज्य जब जन्म लिया था 2000 ईस्वी में, उस समय इस सरकार का सरप्लस बजट था, मतलब इसका सरकार के खजाने में भरा हुआ पैसा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, आज 20 साल का ये अलग राज हो गया, आज हम घाटे के बजट में चल रहे हैं। कहां चला गया वो पैसा? जब राज अलग हुआ तो भरा हुआ खजाना मिला था, वो खजाना कहां चला गया और उस खजाना को किसने लूटा? यहां तो लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा, यहां कई किसान मारे गए। कहां चला गया पैसा? और आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक एक घर पे 2-2, 3-3 लोग पेंशन ले रहे हैं? ये सारे पैसे हमारे इन 20 वर्षों में इस
राज का इन लोगों ने अपने जेब में डालने का काम किया। बड़ा विचित्र स्थिति बना। तब जाकर के 2020-19 की चुनाव में हम लोगों ने कमर कसा, जैसे अलग राज की लड़ाई हम लोग लड़ करके लिया। आप बोला नहीं, ये लोग राज का अधिकार गरीबों को नहीं देगा, इसलिए हम लोगों ने उन डबल इंजन की सरकार को वापस एक इंजन उतारा, फिर हम लोग कुर्सी में बैठे और आज बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को कोई ऐसा नहीं बचा जिसको आज उसको सहारा के लिए सरकार मदद नहीं कर रही। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन बातों को गिनाना शुरू करें तो समय भी बीत जाएगा, सूरज भी ढल जाएगा। आज गरीबी इस राज्य में इतना ज्यादा है कि गरीब माँ बाप सबसे पहले सबसे कमजोर चीजों को नुकसान पहुंचाता है। घर में जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में बेचारा माँ बाप इतना गरीब है कि कितना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। 8वां 9वां क्लास हमारी बेटियां पढ़ती नहीं कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमने पूरा योजना तैयार कर लिया है। पहला योजना के रूप में सावित्री भाई फूले योजना हम उसके लिए लेके आए और अब सिर्फ 8वां 9वां नहीं, अब हम अपनी बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार भी बनाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। अब आपके ऊपर इसका बोझ नहीं है। अगर बेटियां अगर पढ़ लिख लेगी तो आने वाला पीढ़ी जो है इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यहां के किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके आए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। अभी मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लोगों को गाड़ी वितरण होता है। आप लोग देखते होंगे कई हमारे नौजवान दूसरे दूसरे राज्यों में या महाजनों के यहां ड्राइवरी खटता है और बेचारा ड्राइवरी तो खटता ही है और बदले में उसको क्या मिलता है उसको खुद पता है। आज इसलिए हमने सोचा कि अब तुमको किसी का ड्राइवरी खटने का जरूरत नहीं है, अब तुम खुद अपना गाड़ी का मालिक बनो। इसलिए हमने वो गाड़ी देना शुरू कर दिया। आज कई जगह अनगिनत गाड़ियां लोग ले रहे हैं और भाड़े में चला रहे हैं। कोई माल ढोने वाला, कोई आदमी ढोने वाला, और महिलाओं की तो पूछिए मत। महिलाएं जो ट्रैक्टर ले रही हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना महिलाएं ट्रैक्टर ले क्यों रही है। हमने कहा, एक बार कई बार पूछा महिलाओं से कि तुम ट्रैक्टर जानती हो चलाना? कुछ ने कहा हाँ हम जानते हैं, कुछ ने कहा हम सीखेंगे। तो ये, और हमने उनको चेक भी किया, हमने उनको चला के दिखाया कि तुम चला के दिखाओ, और सही में उस महिला ने ट्रैक्टर चला के भी दिखाया। तो हमने कहा चलो ये ट्रैक्टर नहीं, तुम्हारे लिए ये बैल है, इसको आप जितना खेत में जोतना है जोतो। तो आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं। इसलिए कई तरीके से हम लोग गांव की अर्थव्यवस्था, यहां जो गरीब गुरुआ लोगों का है, उनकी पूंजी बढ़ाने में लगे हैं।
आप लोग तरह तरह तरीके से पूंजी बढ़ा सकते हैं। आज आपको पता नहीं है, इस राज्य में कई चीजें हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है, यहां पर मछली दूसरे राज्य से आता है, यहां मुर्गियां दूसरे राज्य से आते हैं, यहां बकरी दूसरा राज्य से आता है, और यही बकरी का मीट, यही अंडा, यही मछली आप लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। क्यों पशुधन की योजना के माध्यम से आप पशुपालक के रूप में आमदनी नहीं बढ़ा सकते? क्यों बकरी पालन करके उन बकरियों को बाजार में बेच सकते? क्यों मुर्गी फार्म खोल करके मुर्गियां के अंडे नहीं बेचे जा सकते? और दूसरा राज्य का लोग अपना राज्य को तो देता ही देता है, वो इतना उत्पादन करता है कि अगल बगल राज्य में भी जाके बेचता है और पैसा कमाता है। तो हमारा पैसा दूसरा राज्य में क्यों जाएगा? हमारा पैसा इस राज्य के किसानों के पास जाएगा, इस राज्य के मजदूरों के पास जाएगा, महिलाओं के पास जाएगा। और तो और अभी किसान भाइयों को हम बता दें, पहले की सरकार जो पशुधन योजना के तहत जानवर देते थे किसानों को, लेकिन जानवर गांव में नहीं दिखता था, और यही वजह है कि आज बैल का जगह ट्रैक्टर ले लिया। लेकिन हमने इस बार उस योजना को थोड़ा उसमें कुछ जोड़ा है, क्योंकि पहले जो जानवर मिलते थे, पता नहीं बीमारू जानवर मिलता था कि किस तरीके से बूढ़ा जानवर मिलता था, समझ में नहीं आता था। जानवर वितरण करने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद सब मर जाता था, कोई नहीं बचता था। लेकिन अब जो पशु आपको मिलेगा वो सभी पशु बीमाकृत जानवर मिलेंगे। अगर गलती से मर गया, उसका पैसा बीमा कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। अब आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आज ये सारी योजनाएं आपके लिए, क्योंकि यहां का 80% लोग गांव में बसता है, और राज्य तभी मजबूत हो सकता है, राज्य पिछड़े राज्यों से तभी बाहर निकल सकता है जब हमारा गांव मजबूत होगा, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, इचाक प्रखंड मजबूत होगा, यहां का गांव मजबूत होगा, तभी जाकर के राज्य मजबूत हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी जितना भी हमारी बच्चे यहाँ छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों को कि आप सब लोगों को यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे हैं, ऐसे ही पंचायतों में भी कैंपों में लगा हुआ है। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे 3-4 किताबें बनाई है जो आप सब लोगों को स्कूल में भी पहुंचाया जाएगा, आप लोगों के लाइब्रेरी में भी पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा, ताकि आप सरकार द्वारा चलाए जा रही योजना आप पढ़ करके अपने माँ बाप को बता सकें कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजना बना रही है। क्योंकि माँ बाप लोग आज के दिन में भी अगर कैंप में कोई आता है तो राशन कार्ड के कैंप में जाकर के वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरता है, जहां पेंशन का कार्ड है वहां पर जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करता है। यह स्थिति रहता है। इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, आप लोग अपने माँ बाप को मदद करने का काम कीजिए, और इन किताबों के सहारे सरकार जो भी काम कर रही है वो आप तक पहुंचाने का तरीका और कैसे आपको योजना का लाभ मिलेगा, वो सभी इन किताबों में है। तो कई चीजें हैं। अभी हमें तो पता चला है आपके इस हजारीबाग जिले में जो सरकार जो 100 यूनिट बिजली दे रही है, उन सभी बिजली 100 यूनिट वालों की संख्या यहाँ 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली का लाभ ले रहे हैं पूरे हजारीबाग जिला में। मात्र हजारीबाग जिला में 1 लाख लोग, अब उन लोग को लगभग बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, फ्री बिजली मिल रहा है। सरकार का निर्णय है। आपके इसी
हम लोगों ने आने वाला समय में, पता नहीं यहां हम देख नहीं रहे अभी किधर लगा है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। अब ये बस हम लोग चलाएंगे, गांव गांव चलेगा वो बस, और ये गांव से प्रखंडों को जोड़ेगा और जिला को जोड़ेगा। और उस बस के अंदर हमारे राज्य के आंदोलनकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं और हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए गांव कोई छूटे नहीं। इसके लिए आपके जिले के अंदर जो गांव का सड़क है, जो ग्रामीण विभाग उस सड़क को बनाता है, हम लोगों ने इस बार पूरे राज्य के लिए 15,000 किलोमीटर हम लोगों ने स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। और इसके तहत आपका मात्र गिरिडीह जिला में लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगा, जो लगभग 750 करोड़ रुपया का बनेगा। 750 करोड़ रुपया से ग्रामीण सड़क जो बनेंगे लगभग 850 किलोमीटर। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से भी लगभग 200 किलोमीटर 250 करोड़ रुपया की लागत से बनेगा। और आने जाने का जो उबड़ खाबड़ व्यवस्था था वो लगभग हम लोग आने वाला समय में खत्म करेंगे। और इन शिविरों के माध्यम से, और ये जैसा आप लोग दिवाली दशहरा का इंतजार करते हैं, ईद का इंतजार करते हैं, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, त्योहारों का इंतजार करते हैं, इसी प्रकार जब तक हम रहेंगे तब तक पंचायत में अब आपको ब्लॉक आने का जरूरत नहीं, पंचायत में ही पदाधिकारी शिविरों में आपका काम करेगा। हर परिवार, हर गरीब, हर इंसान, अमीर गरीब मजदूर जो भी लोग हैं, सबको रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। आज इस सभा को करने के लिए हम लोग को ये छत बनाना पड़ा, तो उसी तरीके से हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान का जरूरत पड़ता है। रोटी का आलम ये रहा, हम लोग कोरोना जैसा महामारी देखे, सुखाड़ देखे, हाट बाजार रोजगार सब बंद हो गया था 1.5 साल तक। मजदूर तबके का लोग यहां सबसे अधिक रहता है, लेकिन इस विपत्ति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन इससे पहले इस सरकार से पहले डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के मरा है, भूख से मरा सामान्य जीवन में, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। इनको इस बात का भी तरस नहीं आया कि इस राज्य में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, और लोग इसके कारण लोग भूख से मरने लगे। आज हमारी सरकार आने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आज हम लोगों ने गरीबों के बीच में बांटा, और आज सभी को अनाज। और आवास की बात करें, आवास के लिए केंद्र सरकार के पास हम लोग हाथ पैर जोड़ते रहे कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, और उनके आंकड़ों में भी इस राज्य में सभी गरीबों को आवास नहीं मिला। हमने कहा कि हमें आवास दो, सैंक्शन करो, लेकिन उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि आज गरीब गुरुआ लोग बिना आवास का टूटा फूटा घर के वजह से कई बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। अभी हमारे विपक्षियों ने बड़ी तेजी से अपने सोशल मीडिया और षड्यंत्र भाषाओं से राज्य के कई जिलों में पहाड़िया समाज के ऊपर कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी और उससे मरने को लेकर
सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया। और वो सभी लोग इतना गरीब कि उनके पास घर द्वार कुछ नहीं, बेचारा किसी तरीके से बांस बल्ली जुगाड़ करके झोपड़ी में रहता है। और ये बीमारी अमीरों को नहीं, गरीबों को होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इस राज्य में किसी की घर, कोई भी गरीब बिना आवास का नहीं रहेगा। हम लोगों ने अबू आवास योजना शुरू कर दिया है। और आपके जिले से तो लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं आवास योजना के लिए। और ये आवास भी मुर्गी खाना नहीं बनेगा। केंद्र सरकार जो आवास देती है 2 कमरे का, अब राज्य सरकार 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का आवास देने का काम करेगी। हमने आकलन लगाया था कि इतना लोगों को, गरीबों को आवास देना है। हम लोगों ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया था कि इतना लगेगा। लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से, हमें लगता है कि जो आकलन है, आकलन से कहीं अधिक लोगों को घर की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि ये पूरा पैसा राज्य सरकार खर्चा करेगी। हम पैसा, एक एक पैसा जुगाड़ करके हर गरीब का आवास देने का काम करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं हमारे विपक्ष के साथियों के करना में और हम लोगों के करना में फर्क। आज इस बात को समझना होगा। आपके बीच में कई तरीके के लोग आते जाते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। राज अलग होने से 20 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया था। 20 वर्ष में मात्र 16 लाख लोगों को, और हम लोगों ने मात्र 4 साल में 36,60,000 लोगों को पेंशन दिया है। क्या बात बोलेंगे? इनको दिखाई नहीं देता है कि किस तरीके से हर एक घर सरकार की योजना का लाभ ले रहा है। और इन्होंने दिया क्या? महंगाई के अलावा, भुखमरी के अलावा, नोटबंदी के अलावा, इन लोगों ने 20 साल में किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए काला कानून बनाते हैं, ये बात करते हैं। आपको याद होगा साल भर पहले देश के अंदर काला किसान कानून लाया जा रहा था। पूरा देश का किसान दिल्ली को चौतरफा घेर करके 1 साल तक डंडा लेके बैठा था। 1 साल किसान दिल्ली में बैठा, घर नहीं आया वापस जब तक ये कानून सरकार ने वापस नहीं ली। और इस आंदोलन में हजारों किसान बेचारे शहीद हो गए। लेकिन आज किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर उस कानून को वापस करवाना पड़ा। अगर वो कानून लागू हो जाता तो इस देश में कोई किसान नहीं मिलता। जब किसान नहीं मिलेगा तो अन्नदाता कहां रहेगा? जब फसल नहीं उपजेगा तो आप खाना क्या खाएंगे? नोट खाइएगा कि सिक्का खाओगे? बताओ। आज किसानों को मारने का हर प्रयास निरंतर जारी है। जंगल उजाड़ने के नए नए उपाय बनाए जा रहे हैं। खनन कंपनियों के द्वारा खनन इस कदर किया जाने का तैयारी चल रहा है कि आने वाला समय में जहां ये कार्य होंगे वहां के लोग बहुत बुरी तरीके से उजड़े जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भी उन सभी चीजों को बहुत गंभीरता से लिया है और एक एक चीजों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत चुनौती होगा, क्योंकि हक अधिकार गरीबों को ऐसा कोई देता नहीं है।
उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है। आज वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन मिलता, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी घंटा इस राज्य में जो गरीबी और पिछड़ापन का कलंक है वो मिट चुका होता। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपया, वो 2,500, 3,000 रुपया देते। आज अगर वो पैसा हमारे पास होता तो इस राज्य के 10 लाख से अधिक युवाओं को 10-10 लाख रुपया देकर के स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा कर देते। आज जो महंगाई का मार इन लोगों ने बढ़ाया, 400 का सिलेंडर 1,200-1,300 रुपया में अब पहुंचा दिया। दाल, नमक, तेल, सब्जी, सब चीज महंगा हो गया। आज जो सिलेंडर 1,200 का मिल रहा है, अगर वो पैसा आता तो वो सिलेंडर आपको हम लोग 500 टका में देते। तो कई ऐसी चीजें हैं, सारा कुछ जाकर के संसाधनों में टिकता है। लेकिन सरकार, ये राज्य पिछड़ा राज्य नहीं है, इसको पिछड़ा राज्य बनाया गया है। 20 वर्षों में, अभी कुछ साल के बाद तो 1-2 साल के बाद ये युवा राज हो जाएगा। 25 साल का युवा राज, मतलब 25 साल का जो आदमी हो जाता है वो कितना मजबूत होना चाहिए था। 25 साल में हर आदमी अपनी जिम्मेवारी उठाता है। लेकिन ये झारखंड को इन लोगों ने 20 वर्षों में इतना कमजोर किया कि पता नहीं आने वाला समय में ये जिंदा रहता कि नहीं रहता। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस राज्य के जड़ को, गांव को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाया है, इस कार्य योजना को निरंतर हम करते रहे तो आने वाला 25वां साल के बाद ये राज्य इतना ताकत के साथ खड़ा होगा कि अपना अधिकार के लिए लड़ना भी सीखेगा और अपने इस पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने का भी क्षमता आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा इस राज्य का मुख्य ताकत, मुख्य लोग जो हैं गांव में, वो गांव तक कैसे हम पहुंचे, गांव के घर घर तक में कैसे हर एक व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान हो, ये हमारी प्रयास है। आज इसीलिए पंचायत में हमारे पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो बहुत सारे आज के दिन में भी लोग हैं जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ को कभी नहीं देखा, डीसी एसपी तक को बात की बात है। क्योंकि इन लोग का पहले जो कैप्टन था वो कैप्टन ही गड़बड़ था। आज स्थिति ये कि वो लोग एक हाथ से नहीं लूट पाए तो डबल इंजन से लूटने लगे थे। इसीलिए आप लोग का अधिकार, आप लोग के लिए योजना जो सरकार बना रही है, किसी को पता भी नहीं रहता था कि सरकार क्या योजना बना रही है। लेकिन आपकी योजनाओं का गठरी बांध करके हम आपके दरवाजा में डाल दिए हैं। उस गठरी को खोलिए और अपने लिए योजना अपने घर में ले जाइए। इसीलिए बातों को और बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और भी कार्यक्रम हम लोगों का है। हाँ, एक बात मुझे याद आया, मैं भूल गया था। इस सावित्रीबाई फुले योजना हमारी बच्चियों के लिए जो हमने बनाया है, ये 2 बच्चियों के लिए बनाया था। लेकिन हमारे आज गांव में भी हमें बाद में पता चला कि बच्चियों की संख्या अधिक है। हम उन बच्चियों से बता दें कि अब 2 बच्चों का पाबंदी खत्म, अब 2, 3, 4 बहनें हैं, चारों बहनों को सावित्री फुले भाई योजना का आप लाभ देंगे। और 10वीं 12वीं 11वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।
12वीं क्लास के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पढ़ने के लिए आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार आपको देगी। और कोई बंधक नहीं रखना पड़ेगा। आपके पास गुरुजी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आज आप डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, राज्य को मजबूत बनाने में अपना अहम भूमिका निभाइए। युवा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो। अभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में अनेकों बहालियां की। हम लोगों ने निजी क्षेत्र में हम लोग कानून भी लेके आए हैं। कोई भी राज्य में फैक्ट्री लगेगा, कंपनी लगेगी, उन कंपनियों में 75% लोगों को लेना अनिवार्य है। वहां जो भी कर्मचारी होंगे वहां पर मजदूर, लेबर के रूप में होंगे। 40,000 रुपया से कम तनख्वाह वाले लोग, सभी लोग स्थानीय होंगे, लोकल लोग होंगे। इसके तहत हम लोगों ने अलग अलग शिविरों से 50,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया। हजारीबाग में भी 5-10 हजार लोगों को नियुक्ति दी। अभी और 25-30 हजार सरकारी नियुक्तियां निकलने वाली है। और आपको बता दें, अभी 29 तारीख को हमारा 4था साल पूरा होगा और उस 29 तारीख को लगभग 8 से 9 हजार बच्चों को सरकारी नौकरी भी देने जा रहे हैं। इसमें समय लगा। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे कामों पर बहुत अड़ंगा लगाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ खड्डा खोदने में लगे रहते हैं। इतने लोगों की नियुक्ति, इतने लोगों की तकलीफ, कोरोना जैसे महामारी में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पर कोरोना में लोग जानवरों की तरह लोग मरे। वहां इतना लोग मर गया कि लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गया, मिट्टी घट गई वहां पर दफन करने के लिए। लेकिन झारखंड में भी कोरोना आया, लेकिन यहां बिना अफरा तफरी के उस कोरोना को हम लोगों ने यहां से भगाने का काम किया। और तो और आपके इस कोरोना के महामारी में इसका वजह यह है कि सरकार उस समय सोती नहीं थी, 24 घंटा राज्य पर नजर रखती थी। हमारे मंत्री, पदाधिकारी चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। आपके इस कोरोना में इस राज्य के जनमानस को तो बचाने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज इस काम को करते करते हमारे 2 मंत्री बेचारे इस कोरोना में मारे गए। आज अगर वो कोरोना नहीं होता तो आज वो मंत्री नहीं मारे जाते। और मारे जाने के पीछे वो जहां जहां लोगों को देखते थे कि यहां ये नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंचा, ये खुद ही पहुंच जाते थे। और इस दौरान बेचारे उन मंत्रियों को कोरोना ने लपेट लिया। आपका हिस्सा का जो घाव था अपने सीने पर लिया। और हमारे विपक्ष उसमें कर क्या रहे थे? घर में दुबक करके बैठे हुए थे। तो हम लोग उन लोगों में से हैं जो आपके बीच से आपके हर दुख तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं। और यही वजह है कि आज गांव-गांव में जो सरकार की व्यवस्था है वो आपके सामने खड़ी है। पहले बिजली का क्या हालत था? बिजली तो इतना स्थिति था कि उससे ज्यादा डिबरी लगाओ या लालटेन जलाओ, वो ज्यादा अच्छा था। और आज देख लीजिए बिजली की स्थिति क्या है। उसमें भी बड़ा षड्यंत्र। ये 3-4 जिला डीवीसी के अंदर में आता था। डीवीसी भी अनेक नखरे करता था और आए दिन सरकार का सर झुकाने के लिए जब तक बिजली काट दे, बकाया के नाम पर केंद्र सरकार की एजेंसी होने के बावजूद
हमारा बकाया तो देता नहीं, लेकिन उसका बकाया अगर हम 1 घंटा भी विलंब करते हैं तो बिजली काट देता है। यही हालत है केंद्र सरकार संस्थाओं की। लेकिन अब हम लोग बहुत तेजी से बिजली में काम कर रहे हैं और 1-2 साल के अंदर इन 5-6 जिलों में हम डीवीसी के भरोसे नहीं बल्कि सरकार के भरोसे पर हम रहेंगे और 24 घंटा बिजली मिलेगी निर्बाधित। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कैंप लगेगा और भी त्योहार आएगा और आप इंतजार करेंगे कि हर अक्टूबर नवंबर के समय जैसे दिवाली दशहरा आता है कि सरकार का आपके द्वार का कैंप कब लगेगा, कब योजना आएगी। और निश्चित रूप से जब अगली बार कैंप लगेगा, पहला कैंप लगा तो राज्य के सारे बूढ़े बुजुर्ग विधवा और विकलांग को पेंशन मिला। दूसरा कैंप लगा, हमारा इस राज्य की सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिला। तीसरा कैंप लगेगा, चौथा कैंप लगेगा तो और भी एक नई आपके लिए योजना लेके निश्चित रूप से आपके बीच में लोग जाएंगे और उसका लाभ आप ले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आज के दिन में भी आज अभी हम लोग जल्दी थोड़ा निकलना चाहते हैं क्योंकि यहां पर आज एक कंपनी को हम लोगों ने न्योता दिया है जो कंपनी यहां अपना फैक्ट्री लगाएगी और उससे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने के हमारी मंशा है ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके आशीर्वचनों के लिए। और आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं की सौगात भी हमें देने वाले हैं। परिसंपत्तियों का वितरण भी अभी होगा और लाभुकों से सीधी बातचीत भी करेंगे। और आज आपको बता दें, आज के इस शुभ दिवस पर 773 करोड़ 84 लाख राशि की 536 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस सौगात के लिए। आपको बता दें, आज 334 योजनाओं का शिलान्यास जिसकी कुल राशि 537 करोड़ 6,80,000 रुपए है और 202 योजनाओं का उद्घाटन जिसकी राशि 236 करोड़ 23,30,000 रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां इन कल्याणकारी योजनाओं के सौगात के लिए। और अब हम सीधे जुड़ेंगे दारू पंचायत से जहां लाभुक उपस्थित हैं और उनसे सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्थापित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं और इस समय दारू पंचायत से हम जुड़ेंगे और इसके बाद परिसंपत्ति का वितरण होगा। यहां देखिए, अभी हम लोग ये शिविर यही नहीं लगा है, अभी और भी पंचायतों में लगा है। अभी दारू पंचायत के लोग भी वहां शिविर में हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन दारू पंचायत से जुड़ रहे हैं। जरा इनको भी देखिए, आप लोग का स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। हाँ बताइए। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। हाँ बताइए। जोहार 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 जोहार। मैं दारू पंचायत के सुनील कुमार बोल रहा हूँ। ठीक। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बताइए क्या हो रहा है वहां पर। सर, मैं दारू पंचायत के सुनील कुमार दारू मुखिया बोल रहा हूँ। जो आपका सरकार आपका द्वार जो चल रही है वो अच्छा काम चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है पब्लिक लोग गरीबता के लोग लाभ मिल रहा है नहीं अच्छा से। थोड़ा सा इसमें और जागरूकता करने की कोशिश किया जाए। क्या करने का उसमें कमी है बताओ। हाँ, उसमें क्या क्या कमी और चाहिए, क्या कमी है दिख रहा है आपको, बताइए जरा। कमी सर कुछ नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और जागरूकता लाने की कोशिश किया जाए ताकि गरीब लोग से और अच्छा से अच्छा किया जा सके। 20 वर्षों में पहली बार पंचायत में पदाधिकारी और कैंप लग रहा है।
अभी हम लोग आपका समय में ठीक किया जा रहा है। इसको अभी आपका और समय भी में- बढ़िया करना है, इसीलिए आप लोग सुझाव बताइए इसमें और क्या करना है। थोड़ा सा गरीब के लिए और थोड़ा सा अधिक किया जा 20 वर्षों में पहली बार पंचायत में पदाधिकारी और कैंप लग रहा है। ना ना, आपका समय में ठीक किया जा रहा है। आपका समय इसको में अभी और भी बढ़िया करना है, इसीलिए आप लोग सुझाव बताइए इसमें और क्या करना है। थोड़ा सा गरीब के लिए और थोड़ा सा अधिक किया जा सके जो ठीक है। अच्छा योजना लावे, गरीब के हित में जाना चाहिए। और अभी जो मिल रहा है उससे और अच्छा थोड़ा सा लाया जाए। अभी ये हर बार लगेगा। जी जी हम लोग रहेंगे, अब ये गांव में ही, गांव से चलने वाली सरकार है। जी सर जी, वो तो हम लोग जान ही चुके रहे हैं सर। आपका आवेदन हमारे प्राप्त होगा, हम उसके अनुरूप और सुधार करेंगे इसमें। जी थोड़ा बताइए, सा वहां आपके वहां लोग हैं वहां पर? जी लागू बात थोड़ा सा करने ली सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी सदाजनों को प्रणाम और जोहार करती हूँ। मेरा नाम रितिका कुमारी, संत कोलंबा कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ और मैं सावित्रीबाई फुले जो आप प्रोग्राम चलाए हैं उसकी लाभुक हूँ। और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा मुझे ये फॉर्म के बारे में पता चला और भरी, और इसको मैंने प्राप्त किया, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ मेरे पढ़ाई में। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये साइकिल बताओ, साइकिल मिला तुमको? अच्छा ये कॉलेज वाली है, चलिए ठीक है छोड़ दो। स्कूल वाली जो हमारी 8वीं क्लास की बच्चियां, अच्छा इधर साइकिल वाली उसको उधर है। चलो ये बहुत बढ़िया, सबके खाते में पैसा गया। जोहार सर, मेरा नाम जोहार मधु सर। कुमारी है। मेरा स्कूल का नाम सरस्वती उच्च विद्यालय दारू है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मुझे साइकिल मिलने से बहुत ही लाभ हुआ और स्कूल जाने में भी बहुत सुविधा हुई और मुझे टाइम की भी बहुत बचत हुई। इसे धन्यवाद सर। बेटा ये बताओ, तुम आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हो? आगे बढ़ने के लिए मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर, वकील? हाँ बिल्कुल, गुरुजी क्रेडिट कार्ड तुम भी रख लेना। धन्यवाद सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बच्ची के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जोहार, और आए हुए अतिथिगण मेरा जोहार। और मेरा नाम कंचन देवी है और मैं दारू से बिलोंग करती हूँ और मैं आजीविका के तहत जैसलपीएस के तहत समूह में जुड़कर मैं आजीविका आमदनी में बढ़ोतरी के लिए एक दुकान खोली हूँ जो समूह के द्वारा ऋण लिए हूँ और बैंक से भी हम लोग का 1% ब्याज पर हम लोग को रोजगार करने के लिए मिला है। उससे मेरा पति के गुजर जाने के बाद बहुत ही अच्छा से मैं दुकान भी चला रही हूँ और हम अपने पैर पर खड़ी हूँ। आपके इस योजना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी और भी महिलाओं को जोड़िए। जी जी और सर। पैसे की चिंता मत कीजिए। जी सर थैंक यू सर। चलिए बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सीधे संवाद 15 लाभुकों के बीच मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से परिसंपत्ति के वितरण के लिए, साथ में विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन सहयोग के लिए। पहली लाभुक है संध्या कुमारी, तालियां आपकी ओर से। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक संध्या कुमारी। संध्या कुमारी, इनके बाद आएंगी जेबा आफरीन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तालियां हो। रेशमी देवी, सर्वजन पेंशन के अंतर्गत वृद्धा पेंशन। तालियां आपकी ओर से। सोनम देवी, मनरेगा योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन।
श्रीमती पूनम देवी और चंपा कुमारी, सामुदायिक निवेश निधि। तालियां आपकी ओर से होती रहें। इनके बाद आएंगी श्रीमती सोनी और श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, बैंक क्रेडिट लिंकेज। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहनी चाहिए। बैंक क्रेडिट लिंकेज। इनके बाद आएंगे श्री पिंटू कुमार यादव, मोटर चालित नाव। तालियां हो। संगीता देवी, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट योजना के अंतर्गत 400 चूजा, 90% अनुदान। संगीता देवी। इनके बाद आएंगी रेखा देवी, बकरा विकास योजना, 4 बकरी एवं 1 बकरा, 75% अनुदान। तालियां आपकी ओर से। उमा देवी, 2 दुधारू गाय की योजना, प्रथम चरण, 75% अनुदान। इनके बाद धीरेन्द्र तूरी जी हैं, उनकी तबीयत खराब की होने की वजह से उनकी पत्नी आई हैं, बसंती देवी, हरा राशन कार्ड वितरण। इनके बाद आएंगे श्रीमती पूजा कुमारी, थ्रेसिंग फ्लोर। तालियां हो। संदीप कुमार, पंप सेट का वितरण संदीप कुमार जी को। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। करिश्मा देवी, स्कॉर्पियो। तालियां हो जोरदार। और ये अंतिम नाम है सांकेतिक रूप से पायल कुमारी, बोलेरो। तालियां हो, जोरदार हो तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच धन्यवाद देते हैं परिसंपत्तियों के वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ में हमारे सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के इस विशेष शिविर में आपके जो गरिमा में उपस्थिति हुई है आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की, गणमान्य अतिथियों की हम अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त महोदया से सादर निवेदन करती हूं, नैन्सी साय मैम से, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आपकी ओर से तालियों की गूंज स्मृति चिन्ह के रूप में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी को, माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय विधायकगण हमारे बीच, माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी, माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी, माननीय विधायक श्री अमित कुमार यादव जी, दर्जापात्र मंत्री महोदय हमारे बीच श्री फागू बेसरा जी, हमारे बीच विनय कुमार चौबे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहें। हमारे बीच आयुक्त महोदया हैं, स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, डीआईजी सर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए उपायुक्त महोदया को। और अब हम आज के इस अवसर पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार करें